गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक क्या प्रोवाइड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है जिसमें बताया गया है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, व्हाट वी डू एंड डोंट्स। ओके, ये हमको बताया गया है। ऐसी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग तरह का होता है डियर। मीन्स एक होता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, होता है एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो सब रिटर्न में है, मीन्स एवरीथिंग इज रिटर्न फॉर्म। बेसिकली अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझना। कभी कभी हम यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करके देते हैं कि हमको लगता है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन में ये मतलब है कि रिटर्न तो है लेकिन अनरिटन वाला रिटर्न में नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसलिए भी सबसे बड़ा है क्योंकि वी हैड we had taken too much means we had taken many things from other countries। तो ऑब्वियस था इसने बड़ा ये इसलिए भी बन गया। ऊपर से फेडरलिज्म है तो इस वजह से भी बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमने जो वो है पावर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करी हैं सेंटर को, स्टेट्स को। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये इट बिकम्स इट हैज़ बिकम सम कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेरिका का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम कहते हैं कि जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उसका क्या है, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बेसिक मतलब ये नहीं है कि दे डोंट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट उन्होंने मतलब नॉर्मल, अगर मैं एक सिंपल फॉर्म में कहूँ तो उन्होंने, उनके पास है रूल बुक पड़ी है, बस उन्होंने बाइंडिंग नहीं कराई है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, उनके पास है, ऑब्वियस है भाई, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो उनको याद तो नहीं हो सकते। बस उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नेम नहीं दिया, उसको फ्रेम नहीं दिया। तो इसलिए हम कहते थे कि बस उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बस इतना सा अंतर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ब्रिटेन हैज़ नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि रिटन में नहीं है, रिटन में है। बस ये मान लो कि बाइंडिंग नहीं करा रखी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं दे रखा। अदरवाइज रूल बुक तो होगी कि कुछ ना कुछ तो रूल होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम वो नहीं दे पाए। ठीक है, उन्होंने नहीं दिया। एक बस जो कुछ भी अगर कुछ मान लो कि नया कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया जिसका प्रोसीजर उनको पता नहीं है कि इसके लिए क्या करना है, तो उस टाइम ही वो नया बना देते हैं और वही उस टाइम से रूल बन जाता है। तो वहाँ कुछ इस तरह से रहता है। और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स ही हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया आपको 395 आर्टिकल है बेसिक। पर सब आर्टिकल्स अगर आप ऐड कर दो, इट बिकम्स अराउंड 465 आर्टिकल्स। ओके, तो अब यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो की फीचर्स हैं जिन पे पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो क्या पॉइंट्स हैं। ओके, यहाँ पर कॉम्बो देखेंगे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was not done by one person but a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. तो 20th सेंचुरी में जब आपका इंडियन स्ट्रगल शुरू हुआ तो ऑब्वियस था, अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे। तो सब में सेम सेम आप सेम फीचर नहीं थे, किसी मामले में वो अलग भी थे। ठीक है, लैंग्वेज के मामले में हो सकता था, उनके रिचुअल्स के मामले में हो सकता था। तो ऑब्वियस था, और सबने लेकिन इंडिया को आज़ाद कराने में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी दी थी, पार्टिसिपेट किया था। तो वो सब चाहते थे इंडिया कैसा हो। वो उनके भी अपने अपने थॉट्स थे, अपनी इच्छाएं थी, अपने विशेष थी। ठीक है, और वो सब कॉलोनियल
कॉलोनी में रह रहे थे, ब्रिटिशर्स के अंदर रह रहे थे, ब्रिटिशर्स के डोमिनेशन में रह रहे थे, तो उन वो जानते थे, वो चाहते थे कि भाई जब हम ये ब्रिटिश जाएं यहाँ से तो हम क्या चाहते हैं। फिर वो उनको पता था, वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, सब लोग इक्वली ट्रीट हों, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। उन्होंने, हालांकि ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे जो अ, हमारे कुछ अंधविश्वास जिनको हम कहते हैं, ठीक है, सुपरस्टिशन थे, उनको हटाने की कोशिश भी की थी, ऐसा नहीं है, लेकिन बट ज़्यादातर केस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो इंडिया के लोग ये भी सोचते थे कि यार अगर ये चले जाएंगे तो हम कैसे रहना चाहे हैं, तो उनकी भी कुछ अपनी इच्छाएं थी, ठीक है। तो अब जब इंडिया आज़ाद हुआ, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, देन दे स्टार्टेड मेकिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने सोचा कि कैसे फ्रेम किया जाए। तो ऑब्वियस था, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, अलग अलग तरह के लोग थे, तो उनके लिए सिर्फ एक आदमी या वन पर्सन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता था। उसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए थे, जो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रिलीजन के आते हों, अलग अलग कास्ट से आते हों, और अपने अपने एरिया में वो क्या हों, उनके पास पावर हो और अच्छे नॉलेज हो, ठीक है। तो ये सब चाहिए था। तो इसके कुछ वो थे, इन्होंने आगे बताया भी है कि अराउंड 300 पीपल हु बिकम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कितने मेंबर्स थे, क्या थे, ओके, कितनी मीटिंग्स हुई। तो द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389, अराउंड 300 ही कहता है, तो वाज 389, ऑफ विच 292 वर रिप्रेजेंटेटिव of the provinces, 93 represented the princely states, and 4 were from the chief commissioner provinces of Delhi, Ajmer, Marwara, Kurg, and British Balochistan. A total of 11 meetings of the Constituent Assembly were held, after which the constitution of our country could be prepared. The Constituent Assembly completed the historic work of preparing the constitution for independent India in about 3 years, approximately 2 years, exact कहें तो 2 years, 11 months and 18 days, and 11 sessions were held during this period, which lasted for a total of 165 days. तो ये फैक्ट हैं, तो फैक्ट ये आप लोग याद रखेंगे कि 389 में से 292 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंसेस थे, 93 प्रिंसली स्टेट थे, और द चीफ 4 वर फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। और टोटल 11 मीटिंग्स हुई 165 डेज तक, और जो टोटल टाइम लगा वो कितना था, 2 years 11 months एंड 18 days। ओके, तो 9 दिसंबर 1946 को पहला जो इनका मीटिंग था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो हुआ। उसके बाद कंटिन्यूसली फिर ये होते रहे, मैंने बताया 11 मीटिंग्स हुई 165 डेज तक, और टोटल समय टाइम लगा 2 year 11 months एंड 18 days। तो ऑब्वियस था कि एक पर्सन से नहीं हो सकता था, तो ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए थे, तो ये हमने बात करी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct rural cultures। ये मैंने बताया आपको कि अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कल्चर से थे, अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, तो ऑब्वियस था कि एक पर्सन तो नहीं बना सकता था, और इतने लोग थे, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क था कि कैसे इन अलग अलग लोगों के लिए एक जैसा रूल बनाया जाए। तो ये बहुत टफ टास्क था, ठीक है। Belonged okay, also when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a perspective for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms, as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. तो आप
अब आप खुद इमेजिन करिए, ओके, इतने बड़े देश में इतने सारे तरह के लोग, ठीक है? आप जिस भी जगह पे जाते हैं आप खुद ही सोचिए, व्हेनेवर यू गो इन अनदर प्लेस, ओके, व्हिच यू डोंट नो, वेयर यू डोंट नो एनीवन, तो वहाँ पर को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लैंग्वेज अलग हो सकती है, ठीक है? कल्चर अलग हो सकता है, रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, रिलीजन अलग हो सकता है। तो आप सोचिए इतना डिफरेंस था। और उस समय का जो फिनोमिना था वो भी बड़ा डिफरेंट था कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ इंडिया थोड़ी आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ऑल्सो गॉट फ्रीडम। ओके, तो ऑब्वियस था कि वो पार्टीशन बड़ा पेनफुल पार्टीशन था, क्योंकि एक तरफ से लाखों की नंबर में एक देश से दूसरे देश गए, इंडिया वाले बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया आए। और उस समय सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिकली लोग बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। अब ऐसे में ऐसे क्रूशियल टाइम पे उनके सामने टास्क है कि उनके लिए एक रूल बुक बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। आप खुद ही सोचिए, लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोगों के पास इतना इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत अच्छा नहीं था। अब ऐसे समय पर हमको एक ऐसा फ्रेम तैयार करना है जो उन लोगों का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ाए, ओके, और ये जो पार्टीशन हुआ है उसको भी थोड़ा-सा कंट्रो उसको भी जो पेनफुल पार्टीशन था, उस पेन को थोड़ा कम करने में अपना हेल्प करे। और इस पार्टीशन में ये भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे, तो समझना इस बात को, ब्रिटिशर्स जब यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भई देखो, लास्ट में वो इंडिया को टुकड़ों में छोड़ गए थे, आपने सुना होगा। तो हुआ क्या कि जितने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जितने सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, तो उन्होंने सीधे-सीधे कह दिया कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो सारे चाहे तो इंडिया में जॉइन हों, पाकिस्तान में जॉइन हों, आइदर दे जॉइन इंडिया और पाकिस्तान, और दे if they want to be free, they can be okay, means if they don't want to join Pakistan or India, it is also okay, तो वो अपना अलग देश बना लेंगे। तो ये बहुत समस्या थी। मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर एट दैट टाइम। तो वहाँ पर को भीम व्हाट इज नेम, ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ही हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल। उसने इन सारी 550s जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन सबको एक साथ लाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है? अब 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी लाइक जेएनके, ओके, जूनागढ़ एंड दिस हैदराबाद, भोपाल, ये मान नहीं रहे थे। ये चाह रहे थे कि भाई हम अलोन रहेंगे, हम ना इंडिया में जाएँगे, ना पाकिस्तान में जाएँगे, ठीक है? ओके, बट जब पटेल साहब ने काफ़ी कोशिश करी, ठीक है, तो भोपाल मान गया। जूनागढ़ के साथ दिक्कत थी, हैदराबाद के साथ दिक्कत थी और जेएनके के साथ दिक्कत थी, ठीक है? मीन्स दीज़ 3 प्रोविंसेस वर प्रिंसली स्टेट्स वर क्रिएटिंग सो प्रॉब्लम। जूनागढ़ के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो जूनागढ़ का किंग था, वो मुस्लिम था, और जो पब्लिक थी वो हिंदू थी। तो उसने कहा भाई मैं इंडिया में जाऊँगा, मैं पाकिस्तान जॉइन करना चाहता हूँ। अब आप खुद ही सोचिए, जूनागढ़, अगर मैं जूनागढ़ का आपको मैप दिखाऊँ, ओके, सो प्रॉब्लम विद एटलस, तो जूनागढ़ आप देखना, जूनागढ़ जहाँ पर को जूनागढ़ की लोकेशन है, वो पूरा इंडिया के पोर्शन, मतलब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर ही नहीं बनाता वो पोर्शन। तो सोचो, जूनागढ़ का किंग था, ठीक है, जूनागढ़ का किंग ही वाज अ मुस्लिम, तो उसने इंडिया ज्वाइन करने की बात करी। तो बट प्रॉब्लम ये थी कि वो जाएगा कैसे वहाँ, वो तो पूरा हिस्सा उसका इंडिया में था। तो प्रॉब्लम थी कि वहाँ पहुँचे कैसे। तो बट ही हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन इंडिया पाकिस्तान। बट लेकिन उसको पता नहीं क्या लग रहा था कि कैसे पाकिस्तान वाले लेने आएंगे, क्या सी के रास्ते आएंगे। सो ही वॉज, आई थिंक ही वॉज मेट दैट टाइम ही, बट जब ज्वाइन किया तो गड़बड़ी हो गई कि पब्लिक पूरी हिंदू थी, तो उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। तो देन लेटर जूनागढ़ जॉइंड इंडिया, ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ज़्यादा पब्लिक वो थी, तो पब्लिक ने रिवॉल्ट किया, तो वो भाग गया किंग, तो बाद में इंडिया में आ गया। हैदराबाद के साथ दिक्कत थी, हैदराबाद का निज़ाम, उसने कहा भाई 1 साल के लिए हम स्टिल एग्रीमेंट पे रहेंगे। तो 1 साल का समय दिया, लेकिन बीच में कुछ ऐसी
इंसिडेंट हुए कि हैदराबाद ने लास्ट में सरेंडर कर दिया कि नहीं भाई चलो इंडिया में ही ज्वाइन होते हैं। जेएनके के साथ का इशू थोड़ा अलग था। जेएनके का इशू जो आप आज पीओके वाला पोर्शन देखते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वही तब का इशू है। तो इसकी थोड़ा कहानी बड़ी है, इसकी कहानी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात हम ये कर रहे थे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी इंडिया में उस टाइम पे, और हमको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था जिससे हम सबकी जो एस्पिरेशंस थी, विशेष थी, उनको पूरा कर सकें। ठीक है, उनकी जो उम्मीद थी उन पर खड़े उतर सकें। तो ये हमारी समस्या थी। ओके, तो जो हमारे लीडर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो उन्होंने इन सब एस्पिरेशंस को देखते हुए एक फ्रेमिंग तैयार करी। और आप खुद ही सोचिए, हम इतने अलग तरह के लोग हैं कि रिलीजन्स अलग हैं। हर 1 किलोमीटर में आप जाओगे तो कोई रिलीजन आपको चेंज हो जाए। किलोमीटर तो आई एम सेइंग टू मच, आप 100 to 100 मीटर में ही आपको चेंज मिल जाएगा। आप अपनी लोकेलिटी में देखिए, आप एक घर से दूसरे घर में देखेंगे, आपको रिलीजन चेंज मिल जाएगा, कल्चर चेंज मिल जाएगा, कास्ट चेंज मिल जाएगी, लेकिन स्टिल they made that type of such a type of constitution where we all have a unity। ठीक है, हमारे मतलब इतनी सारे चेंजेस, इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी वी हैव अ यूनिटी, हम में यूनिटी है। क्योंकि जब इंडिया की बात आती है तो वी ऑल जस्ट कम टुगेदर, हम आते हैं वही साथ में। ठीक है, यू कैन फील दिस थिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने, कितना पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हम सबको क्या कर देता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक बना देता है। उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे जिनकी वजह से हम को एक दूसरे से जुड़े रहने की फीलिंग आती है। वी ऑल आर फील कनेक्टेड टुगेदर। ओके, listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of this document were grappling with. Try understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society। तो यहाँ पर को कुछ फीचर्स बताए गए हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए इसमें कुछ चेंजेस किए, जो बनाया गया है फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर को देखेंगे। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इंडिपेंडेंट आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला एक टर्म है फेडरलिज्म। ठीक है, these are some terminology regarding Indian constitution, so please remember these terminologies। okay, ये जो फेडरलिज्म है, दिस इज ऑल्सो दिस इज अ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बात को समझेंगे कि ये फेडरलिज्म टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about this in your class 6th book. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book, and this year we will read more about the central government. Federalism means more than one level of गवर्नमेंट। आप देख सकते हो इंडिया में सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, इंडियन लेवल की गवर्नमेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटर में अलग और स्टेट में अलग हो जाती है, कभी कभी दोनों में सेम रहती है। जैसे पिछली बार तक हमारे पास एक टाइम पे कांग्रेस स्टेट लेवल में था उत्तराखंड में, एंड एट सेंट्रल लेवल देयर वाज भाजपा। एट राइट टाइम नाउ वी हैव द सेम पार्टी एट द सेंटर और एट द स्टेट लेवल ऑल्सो। एंड पंचायती राज इज द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। आप देखते हैं गांव में पंचायती राज सिस्टम चलता है, ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, वो इसका ही फेडरलिज्म का ही क्या है, एक पार्ट है। एंड इन क्लास 6 you have read about panchayati raj, in class 7th you have read about state government, and here you will read about more about the central government। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only one person sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। The thing is very simple. The vast number of communities in India. In India, we contain a vast number of communities. Means many regions are there. In religion, caste are there. Sub caste is also there. तो obvious था कि एक
सिंगल पर्सन हाउ ही और शी कैन मेक अ रूल फॉर ईच एंड एवरी वन। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम पावर्स को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, गवर्नमेंट को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, कि सेंट्रल लेवल पे अलग, हर लेवल पे जहाँ जहाँ पर को चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पर को उनके हिसाब से क्या रख दी जाए, गवर्नमेंट रख दी जाए। ओके, कि एक ही दिल्ली में बैठा हुआ आदमी क्या करे, वो ना करे कि बस वही डिसीजन बनाए। इंस्टेड it was important to have another level of government in the states so that decision could be made for that particular area। तो गवर्नमेंट का लेवल भी चेंज करना था ताकि उस लेवल के हिसाब से वो रूलिंग कर सके, वो रूल्स बना सकें, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए आदमी को नहीं पता ना पिथौरागढ़ में क्या चल रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हु इज सिटिंग एट दिल्ली, ही कैन नॉट नो, ही इज नॉट एबल टू नो अबाउट पिथौरागढ़, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ का नेचर कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है। वो मुंशियारी के बारे में नहीं जान सकता, धारचूला के बारे में नहीं जान सकता। तो ऑब्वियस था कि जो गवर्नमेंट का लेवल है उसको हम चेंज करें, हम अलग अलग लेवल पे उन एरिया के हिसाब से, पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से क्या करें, गवर्नमेंट को तैयार करें। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subject of national concern require that all of these states follow the laws of the central government। वैसे हर स्टेट को क्या होता है कि अपनी कुछ लेवल, कुछ इश्यूज पे पावर्स पर्सनल दी जाती है कि ओनली यू विल मेक। देर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट उसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर सिर्फ सेंट्रल रूल बनाती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों रूल बनाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर डिस्प्यूट हो जाए, कोई ऐसा रूल जिसमें स्टेट ने अलग बना दिया, कंकरेंट लिस्ट का कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें स्टेट कुछ रूल बनाना चाह रही है और सेंट्रल कुछ रूल बनाना चाह रही है, लेकिन अगर डिस्प्यूट हो जाए तो वहां पर को कौन पावरफुल हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, the constitution contains lists that detail the issue that each tier of government can make laws on. In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from the work that it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of government। तो यहाँ पर को ऑब्वियस है कि हमने अगर गवर्नमेंट दी है, अलग अलग लेवल में अलग अलग गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर को फिर रूलिंग जिसने करनी है तो मनी कहाँ से आएगी। तो उसके लिए भी पूरा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि यहाँ से मनी आएगी, इस प्रोसीजर से यू विल गेट मनी फॉर दैट वर्क। ओके, और ये भी होगा कि जो जितनी भी रूल्स हैं, ठीक है, वो सारे किसमें दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, उसके हिसाब से सारा रूल चलेगा। ठीक है, अथॉरिटी सिर्फ एक ही बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन ही यहाँ पर को अथॉरिटी है। कोई भी इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कभी भी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई रूल नहीं बना सकती। अगर बना भी लेती है तो आर्टिकल नंबर 13 ये चेक करेगा। आर्टिकल नंबर 13 में बताया है कि इंडियन जुडिशरी चेक करेगी कि क्या कोई रूल किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं है, उसको एक्सप्लोर तो नहीं करता। तो ये इस वजह से कोई भी रूल कभी भी इतना गलत नहीं होता। कभी कभी कोई होता है कि रूल्स जो होते हैं कुछ लोगों के लिए सही भी होते हैं, कुछ लोगों के लिए गलत भी होते हैं, बट गवर्नमेंट क्या चेक करती है कि नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पर्सन, कि ज़्यादा लोगों के लिए क्या हो, वो बेनिफिशियल हो। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमने ब्रिटेन से सीखा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमने हम पर इतने सालों तक रूलिंग करी, तो ऑब्वियस था कि हमको वहाँ से कुछ तो सीखना ही था। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किससे लिया, ब्रिटेन से लिया। तो इस बात को भी आप याद रखना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश। ओके, Britain. The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. Your class 7th book began with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. When they were making the Constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste
class and gender hierarchy. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about the why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. You know that कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, वहाँ पर को वी ओनली इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव्स। या आपने क्लास 7 में भी एक स्टोरी पढ़ी थी कांता की, जो वोटिंग के लिए लाइन में खड़ी रहती है, ठीक है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सभी जो अडल्ट हैं, ठीक है, जो अबव 18 हैं, उनको राइट दे रखा है किसका, टू वोट, राइट टू वोट। तो ये इसलिए भी था कि जो इक्वलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो वो लोग समझ चुके थे कि इतने लोगों ने, पूरे इंडिया के लोगों ने इंडिया को आज़ाद कराने में खूब कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। नाउ दे आर एबल, दे कैन गिव वोट। वो जानते थे कि अब हाँ, अब ये वोटिंग के लायक हो गए हैं। और इसलिए भी ज़रूरी था कि जो डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ था ये दूर हो जाए, ठीक है। अभी आप क्लास जब 9th में आएंगे तो आप पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ देखेंगे कि आप कैसे वहाँ पर को पहले वोटिंग करने का राइट भी सबको नहीं था, ठीक है। इवन अमेरिका में भी वोटिंग करने का राइट पहले सबको नहीं था, ठीक है। पहले सिर्फ कुछ ग्रुप्स को था, फिर वो सभी मेल को मिला, फिर धीरे धीरे फीमेल को वोटिंग मिली। तो लेकिन इंडिया देखो आप, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने पहले ही बार में, जब इंडिया आज़ाद हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो उसी में सभी लोगों को राइट टू वोट दे दिया, ताकि जो ये मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, क्लास का डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब भी क्या हो, ब्रेक हो सके, टूट सके, ठीक है। ओके। और ये भी बताया गया कि भाई आप सभी वोट दे भी सकते हैं, और आप सभी इलेक्शन में यू कैन पार्टिसिपेट ऑल्सो। आप कंटेस्ट भी कर सकते हैं, आप खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए भी कोई जो आपका सोशल इकोनॉमिक कोई कंडीशन नहीं चाहिए कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भी इलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, आप भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोटिंग भी कर सकते हो, और चुनाव में आ भी सकते हो, इलेक्शन में आ भी सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा अभी आपको सेकेंड यूनिट में पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। According to the constitution, there are three organs of government. These are the legislature, the executive and the judiciary. पावर्स को सेपरेट किया गया, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर एक ही के हाथ में सारी पावर्स चली जाएंगी तो ऑब्वियस था कि डिक्टेटरशिप आने की पॉसिबिलिटीज़ थी, ऑटोनॉमी आने की पॉसिबिलिटीज़ थी। और इतना बड़ा देश था तो ये ज़रूरी था कि पावर्स को क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। तो इन पावर्स को डिवाइड किया गया तीन पार्ट्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स हु मेक रूल्स, एग्जीक्यूटिव मीन्स हु एग्जीक्यूट द रूल्स, एंड जुडिशरी हु चेक दैट इज रूल्स वैलिड और नॉट। ओके, तो थ्री थिंग्स you have to know: legislature who make rules, executive who execute the rules, and judiciary who check whether the rule is right or wrong, ठीक है। ये भी चेक करेगा, और जुडिशरी का काम सिर्फ यही नहीं होता। बेसिकली जो व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ जुडिशरी ना, इज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली द वर्क। ओके, बट बेसिकली जुडिशरी का जो मतलब इंटरप्रेट ही है, लेकिन बहुत सारे केस में क्या होता है कि हमको फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लोटेशन होता है तो उसके लिए भी बचाता है। रूल्स को भी, रूल भी सही है या गलत है ये चेक करता है। आर्टिकल 13 याद रखना, आर्टिकल 13 से ये चेक करता है, अगर कोई भी रूल बनाती है गवर्नमेंट तो वो चेक करता है कि वेदर रूल इज़ वैलिड और नॉट। ये आर्टिकल 13 में उसको पावर दी गई है, ठीक है। अब बेसिकली लेजिस्लेचर मीन्स जो लोकसभा राज्यसभा जो रूल बना रहे हैं ये लेजिस्लेचर में आ गए। एग्जीक्यूटिव, ये जो पुलिस हम देखते हैं, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव हो गई, ये एग्जीक्यूट करा रही है, ये देख रही है क्या हम रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जुडिशरी, you know judiciary, okay। The legislature refers to our elected representatives.
लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? हमारे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट. What I earlier said. The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in this country. In order to prevent the misuse of power by one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organs of government, and this ensures the balance of power between all three. तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं कि एग्जीक्यूटिव वही एग्जीक्यूट करेगा जो लेजिस्लेचर रूल बनाएगा, वो कुछ और अपने हिसाब से नहीं चल सकता. लेजिस्लेचर जो भी रूल बनाएगा जुडिशरी उसको चेक करेगी. ठीक है, जुडिशरी सिर्फ लेजिस्लेचर को चेक नहीं करेगी, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को भी चेक करेगी कि एग्जीक्यूट सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये जो तीनों पावर्स का सेपरेशन किया गया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये बहुत ही राइट वे में है. आप देख सकते हैं जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लोकसभा, राज्यसभा, ये आपकी जुडिशरी, ये लेजिस्लेचर हैं, ये सारे रूल्स बना रहे हैं, वहाँ रूल पास होता है, लॉ पास होता है. ठीक है, एक्ट बनता है. उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव, ये जितने भी एग्जीक्यूटिव में सब आ गए यार, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव में आ गए. आपके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस हैं, ये सब किस में हैं? ये एग्जीक्यूटिव में आ गए. और जुडिशरी और एक जजेस आप देख सकते हैं, ये सब जुडिशरी के अंदर आ गए. ओके. The word state is often used in this chapter. This does not refer to state governments. Rather than we use state, we are trying to distinguish it from government. Government is responsible for administering and enforcing laws. The government can change with elections. The state, on the other hand, refers to a political institution that represent a sovereign people who occupy a definite territory. We can thus speak the Indian state, the Nepali state, etc. The Indian state has a democratic form of government. The government is one part of the state. The state refers to more than just the government, cannot be used interchangeably with it. अब स्टेट का जो मतलब है, बेसिकली मैं आपको स्टेट का मतलब, ओके, द स्टेट इंक्लूड्स, इस बात का स्टेट, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया, डेफिनेशन बताई है. द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. देखो, स्टेट सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता. स्टेट का मतलब क्या है? देखो, गवर्नमेंट, ये भी स्टेट का मतलब है. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये भी स्टेट है. गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, ये भी स्टेट है. एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? स्टेट है. तो स्टेट का मतलब सिर्फ आप स्टेट गवर्नमेंट से नहीं लेंगे भाई. स्टेट का मतलब ये है, आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि द स्टेट इंक्लूड्स, आर्टिकल 12 में इसकी डेफिनेशन दी गई है. ओके, मैं लेटर ऑन आई सेंड दीज ऑल इन्फॉर्मेशन. ओके, सो द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर. आप देखेंगे यहाँ पर को हर बार आपका स्टेट वर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा. स्टेट का मीन्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है भाई. स्टेट का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट का मतलब क्या है. ठीक है, ये हर तरह की गवर्नमेंट का मतलब स्टेट ही होता है यहाँ पर. ठीक है, अभी आपने जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर को आए हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की बात जो आपने लिखी थी उसमें भी आप देखेंगे कि स्टेट वर्ड को डिफाइन किया गया है. ठीक है, अभी मैं आपको उसको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका भेजूंगा, तो आपको उसमें दिखेगा कि स्टेट कहाँ कहाँ पर को इस वर्ड, इस टर्म को यूज़ किया गया है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर को जो स्टेट का मतलब है वो अलग अलग तरह के गवर्नमेंट से, ये तो अभी हमने पढ़ा. ठीक है, और गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट का यहाँ पर को मतलब है रूल्स बनाना, रूल्स को अप्लाई करना. लेकिन बाय द इलेक्शन, विद द इलेक्शन आप गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हो. ठीक है, बात समझना. ठीक है, जो स्टेट का मतलब है वो आपका किससे है? वो सिर्फ आपका स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, उसका मतलब आपका अलग अलग सेंस में गवर्नमेंट से होता है. द वर्ड स्टेट इज ऑफन used in this chapter. This does not refer to the state government. Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from government. Government is responsible for administering and enforcing laws. मीन्स एडमिनिस्ट्रिंग के लिए भी और इन्फोर्सिंग के लिए भी, ये रूल्स बनाएंगी भी और रूल्स को अप्लाई भी कराएगी.
द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन, गवर्नमेंट बदल भी सकती है किससे, इलेक्शन से. द स्टेट ऑन द अदर हैंड refers to a political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory. और स्टेट का मतलब अलग से यहाँ पर को एक दूसरे अदर हैंड इन द स्टेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी. और स्टेट का मतलब यहाँ पर को एक ग्रुप ऑफ सोवरेन पीपल से भी है. सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है कुछ जहाँ पर को आपके ऊपर किसी का डोमिनेशन ना हो. तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री. अर्लियर इंडिया वाज नॉट अ सोवरेन कंट्री क्योंकि उसके ऊपर ब्रिटिश का डोमिनेशन था. बट अब यहाँ पर को इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री क्योंकि उसके ऊपर किसी का अदर कंट्री का कोई डोमिनेशन नहीं है, वो खुद ही डोमिनेंट है. ठीक है. तो the state on the other hand refers to a political institution that represent a sovereign people who occupy a definite territory. और state का मतलब यहाँ पर वो भी है. अब समझना, स्टेट के दरअसल बेसिकली ना दो बातें होती हैं. स्टेट होता है और एक नेशन होता है. स्टेट का मतलब वो होता है जहाँ पर को एक फिक्स टेरिटरी हो और सोवरेन टेरिटरी हो, तो उसको हम स्टेट कहते हैं. नेशन का मतलब होता है व्हेन वी हैव फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, जब हमारे अंदर एक टुगेदरनेस की फीलिंग आ जाए तो वो नेशन बन जाता है. इंडिया इज अ नेशन. इंडिया एक नेशन भी है क्योंकि हम लोगों में आपस में एक कनेक्टिवनेस की क्या है, फीलिंग है. और स्टेट मतलब क्या है, एक खाली टेरिटरी है, सोवरेन है, तो वो क्या होता है, स्टेट होता है. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप बात करो तो यहाँ पर को स्टेट का दो मतलब है. एक तो स्टेट का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा कि हर तरह की गवर्नमेंट से स्टेट का मतलब है. और एक तरह से स्टेट का मतलब ये भी होता है जहाँ पर को एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टेरिटरी जहाँ पर को क्या हो, सोवरेन लोग हों. सोवरेन लोग हो मतलब क्या है कि उनके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, किसी अदर कंट्री का डोमिनेशन ना हो. ठीक हो गए. वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट और नेपाली स्टेट. ठीक है, तो हम इंडियन स्टेट और नेपाली स्टेट की बात कर सकते हैं. ठीक है. इंडिया क्या है, इंडिया के पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. ओके. द गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट. अब जो गवर्नमेंट है वो स्टेट का एक छोटा सा पार्ट है. अभी तो हमने पढ़ा कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, वो हमने सब पढ़ा. तो गवर्नमेंट भी क्या है, स्टेट का एक छोटा सा पार्ट है. द स्टेट रिफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद इट. ठीक है. जो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से कुछ बहुत ज़्यादा है. ठीक है. गवर्नमेंट की जगह पर को हम स्टेट का यूज़ नहीं कर सकते. आप इस बात को समझो कि एक बड़ा सर्कल है. ठीक है. उसके अंदर एक छोटा सर्कल है. तो जो बड़ा सर्कल है वो आपका क्या, स्टेट है. और जो छोटा सर्कल है वो गवर्नमेंट है. तो स्टेट के अंदर क्या है, गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट जो है स्टेट का एक छोटा सा पार्ट है. आप इस तरह से इसको समझिए. ठीक है. तो स्टेट का मतलब समझ में आया. स्टेट बेसिकली, स्टेट के दो मतलब होते हैं. एक तो नॉर्मल टेरिटरी, सोवरेन टेरिटरी, वो स्टेट होता है. लेकिन स्टेट के अंदर गवर्नमेंट भी आती है. और गवर्नमेंट अलग अलग तरह की गवर्नमेंट, जो मैंने इसके पहले स्लाइड में आपको दिखाया था, स्क्रीन में दिखाया था आपको. ओके. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे ओनली. फंडामेंटल राइट्स एंड द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज इट, सेकुलरिज्म, इसको हम बाद में देखेंगे. ओके.